Good morning, dear students. Here I am presenting you to the next lecture of History Chapter 1. Okay, in our previous class, we had discussed about the history, how we divided history in different parts, how Britishers have divided history in different parts, like on the basis of religion. Okay, so today we will continue with this कि पिछले कक्षाओं में हमने देखा था कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को अपने तरीके से लिखा. ओके, और उनके इस पीरियड को कॉलोनियल के रूप में टर्म के रूप में रिफर किया गया. आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कॉलोनियल? ये कॉलोनियल आखिर है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे. इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स एंड राजा. इस इस बुक के चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ के राजाओं और नवाबों से अपना क्षेत्र छीनकर उन पर अधिकार किया. यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड society collected revenue to meet all the expenses, bought the goods they wanted at low price, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequences. और इसी में अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो पोजीशन थी वो स्ट्रॉन्ग करी, कैसे वो लोग यहाँ से सामानों को बाहर भेजते थे और कैसे बाहर से सामानों को मंगवाते थे और किस तरह से प्रॉफिट कमाते थे. यू विल ऑल्सो come to know about the changes British rule brought about in values and taste, custom and practice. इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश रूल में किस तरह से वैल्यूज़ में चेंज हुआ, स्वाद में बदलाव हुआ, रीति रिवाजों में बदलाव हुआ और किस तरह से नई रीति रिवाज यहाँ पर अपनाए गए. When the subjugation of the country of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. यानी जब किसी एक कंट्री पर किसी दूसरे कंट्री का इस तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल चेंजेस हो तो उसे हम कोलोनाइजेशन के रूप में टर्म देते हैं. ठीक है, जिस तरह से ब्रिटेन का प्रभाव था भारत पे, तो भारत उनका एक कॉलोनियल हिस्सा था. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि हर तरह का जो उस समय वर्क था उस पर सभी एक तरह से चेंजेस लागू नहीं हुए. That is why the book is called our past in the plural. इसी वजह से यहाँ पर जो बुक का नाम है वो our past है सेकंड. ठीक है, जिसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है. हाउ डू वी नो? हम कैसे जानते हैं? What source do historian use in writing about the last 250 years of Indian history? जो ब्रिटिशर्स हैं उनके समय में क्या क्या चीज़ें हुई, इसको इतिहासकार जानने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, क्या सोर्सेस उनके पास हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स. यानी उस समय का जो शासन था, उनके जो अभिलेख थे, उनसे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो उस समय का रिकॉर्ड मिलता है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का है. द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. ब्रिटिश मानते थे कि हर चीज़ को लिखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, नोट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. वो हर तरह के नियम कानून अपने प्लानिंग को, इन्वेस्टिगेशन को लिखा करते थे. वंस दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेट. जब ये चीज़ें होती थी तो इसका परिणाम ये होता था कि हर चीज़ों को अच्छे से समझ सकते थे, उन पर डिबेट कर सकते थे. दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मीमोस, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स. इस तरह के जो वर्किंग कल्चर था उससे उनको बिल बनाने में, नोटिस बनाने में और रिपोर्ट बनाने में मदद मिलती थी. द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व. और इसके साथ साथ वो मानते थे कि जितने भी उनके पास लेखन सामग्री या पत्र हैं उन सबको संरक्षित करके रखना चाहिए.
सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट, इसलिए उन्होंने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट में रिकॉर्ड रूम भी बनवाए जहाँ पे वो रिकॉर्ड्स को रखा करते थे। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। और सभी तरह के तहसीलदार के कार्यालय में, कलेक्टर के कार्यालय में, कमिश्नर के कार्यालय में अपने अपने रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे। Specialized institutions like archive and museum were also established to preserve important record। इसके साथ साथ कुछ आर्काइव्स जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे जाते थे, इसके साथ साथ म्यूजियम जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड रखे जाते थे, उनको भी बनवाया गया। लेटर्स एंड मेमो that move from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives। और आज भी आर्काइव में उस तरह के 19th सेंचुरी के कुछ रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं कि उस समय में किस तरह से पत्र एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उनमें क्या लिखा होता था। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल एट द टॉप ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं जो कि ग्रास रूट लेवल से लिए जाते थे अधिकारियों के द्वारा और अपने बड़े अधिकारियों को ऊपर तक पहुंचाए जाते थे, वो भी हमें इनमें देखने को मिल जाते हैं। इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists। और अर्ली 19th सेंचुरी में इन रिकॉर्ड्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक कॉपी किया गया और कालीग्राफिस्ट के द्वारा लिखा गया। कालीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही सुंदर राइटिंग में किसी चीज़ को लिखते हैं। That is by those who specialized in the art of beautiful writing। By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, इन जो कॉपीज़ को बड़ी मात्रा में छापा गया और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के रूप में रखा गया। हियर इज़ अ फोटो, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920। ये 1920 में नेशनल आर्काइव जो इंडिया का है उसको बनाने की शुरुआत हुई। ओके, हियर इज द रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट कि किस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy। यानी 1946 में एक रॉयल नेवी विद्रोह हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। Here is a sample of the kind of reports the Home Department got from the different डॉकयार्ड। और उस समय अलग अलग डॉकयार्ड से, जहाज़ों से क्या रिपोर्ट उस समय ब्रिटिशर्स को भेजी गई, वहाँ पर एक इसका नमूना दिया गया। जैसे बॉम्बे से, अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट। यानी उसमें लिखा गया है कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। कराची से, 301 mutineers are under arrest and a few more strongly suspected are to be arrested। All establishment are under military guard। और कराची से रिपोर्ट दी गई है कि 301 जो म्यूटिनियर्स यानी विद्रोही हैं उनको कब्जे में लिया गया है और जो भी बचे हुए हैं उनको भी जल्दी कब्जे में ले लिया जाएगा। इसी तरह विशाखापट्टनम, द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज ऑकर्ड। यहाँ पे लिखा गया रिपोर्ट में कि जो विद्रोह को दबाने की कोशिशें हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और कोई भी विद्रोह अब नहीं हुआ है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड establishment no further trouble is expect that a few men may refuse to work। और वो लिखते हैं कि सभी शिप पर आर्मी जो पर्सनल है उनको तैनात कर दिया गया है और कोई समस्या नहीं है, बस कुछ समस्या आ सकती है जो कि किसी के काम करने से मना से हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है कि किस तरह से उस समय रिकॉर्ड रखे जाते थे। सो व्हाट इज फॉर टुडेज होमवर्क? Today you will just read and revise this paragraph. In our next chapter we will discuss some further types of gaining information from the records. Okay, so this is for today. Thank you. Have a good day.